हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन। मैं हूं शिव और आप सभी के लिए लेकर आया हूं फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्न। अगर फ्रेंड्स आप भी एसएससी एमटीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 25 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आप 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का भी सही आंसर बता सकते हैं तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम को इस बार क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्टों पर आधारित होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आज का यह फ्रेंड्स 7वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको रोज सुबह 10 बजे इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथियों पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि सजदा और पैबोस की शुरुआत किसने किया था। एक शब्दों में आप इसका आंसर बताइएगा, सजदा और पैबोस की शुरुआत किसने किया था। अब आपको हम बताते हैं, गयासुद्दीन बलबन इसका राइट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा, अगर आपने सही उत्तर दिया है बिल्कुल सही किया है। अगर आपको नहीं पता था तो याद कर लो, गयासुद्दीन बलबन इसका राइट आंसर होगा। अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 1266 से 1287 तक इनका कार्यकाल था। सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने राजा के अभिवादन के सामान्य रूप में सिजदा और पाइबोस की शुरुआत किया था। तो सिजदा और पाइबोस की शुरुआत किसने किया था तो याद रख लो फ्रेंड्स, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है। तो 2022 पूछा गया है, सॉरी, व्यास सम्मान 2022 किसे मिला है। आप लोग इसका आंसर अब बताइएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, हम आपको बताते हैं। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास जो है पागल खाना को चुना गया है। तो किसको मिला था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। अगर इसका आंसर आपको पता था तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता था तो याद कर लीजिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। किस उपन्यास के लिए मिला था, पागल खाना के लिए मिला था। तो आप लोग फ्रेंड्स इसी तरह से 25 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आप 15 कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, कितना कर पाए हैं वो भी लिखिएगा। 25 में से कितना आप राइट आंसर दे पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। अभी एक लाइन में आप लोग आंसर बताइएगा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बताता हूँ। मधुसूदन सरस्वती के प्रस्थान भेद के अनुसार वेदों के समान ही उपवेद भी क्रमशः 4 हैं। इसमें आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत वेद तथा अर्थशास्त्र है। इनमें आयुर्वेद ऋग्वेद का जो है उपवेद माना गया है। तो यही पूछा गया है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है। अगर आपने आयुर्वेद आंसर दिया था तो बिल्कुल सही था, आयुर्वेद इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से समझ लीजिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तो सूर्या को मिला था, सूर्य कुमार यादव को। सूर्या को T20 मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला था। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की फ्रेंड्स बुक आ गई है, जिसमें आपके फ्रेंड्स चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन को दिया गया है। जैसे आपका फ्रेंड्स रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कुल 2150 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसके अलावा 8 सोल्व्ड पेपर भी देखने को मिलता है। यानी फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन इस जो है बुक में भी दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चन का आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में फ्रेंड्स इसमें जो है सभी क्वेश्चन का सलूशन भी लास्ट में दिया गया है। यहाँ पर आप सभी अपने क्वेश्चन का जो है सलूशन देख सकते हैं। साथियों इस बुक के साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस का चक्षु प्रकाशन का एसटीडी गाइड भी अवेलेबल है। अगर आप इन सभी बुक को लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है। घर बैठे आप आसानी से इन सभी बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में आप फ्रेंड्स इसे नियर बाई स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स चक्षु पब्लिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था। अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा, तुलु वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको बता दें, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इस तुलु वंश ने 1491 से 1570 तक शासन किया। तुलु वंश का अंतिम राजा सदाशिव राय, जिसका कार्यकाल 1542 से 1570 तक था। तुलु वंश के सबसे लोकप्रिय राजा कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। तो तुलु वंश का संस्थापक किसना तक की कौन था तो याद कर लीजिए, वीर
वीर नरसिंह था। तो वीर नरसिंह इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ आप लोग इनके कार्यकाल को याद रखिएगा और इसका अंतिम शासक कौन था इसको याद कर लीजिएगा। इसका लोकप्रिय शासक कौन था तो इसको याद कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेंड्स बिल्कुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि बंगाला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि महोत्सव से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, तो बताइए बंगाला महोत्सव जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, या फिर आइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि बंगाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, बताइए किस राज्य में यह जो है महोत्सव मनाया जाता है। तो आपको बता दें बंगाला एक फसल उत्सव है, गारो जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। तो गारो जनजाति इसका आंसर होगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है कि किस राज्य में मनाया जाता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट को इसका आंसर पता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताइएगा तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी बताइए। अब आपको हम बताते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके किया था। अब याद कर लीजिएगा तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी, 1320 में गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहला भारत रत्न किसे मिला था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप बताइएगा कि पहला जो भारत रत्न था किसे मिला था। आपको बता दें पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में मिला था, इसको याद कर लीजिएगा। किसको मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सम्मानित किया गया था। तो याद कर लो कब मिला था, 1954 में। किनको मिला था, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए क्रिकेट से है या फिर फुटबॉल से है, किससे है बताइए। आपको बता दें क्रिकेट से है। तो याद कर लो लेग बाई शब्द क्रिकेट से संबंधित है। जब बॉल बल्ले से बिना टकराए बल्लेबाज रन लेता है उसे लेग बाय रन कहते हैं। तो सबको ही पता होगा लेग बाय रन, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं और खेलते भी हैं, इसलिए आप सबको पता होगा लेग बाय वो क्रिकेट से होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप लोग बताइए कि शिवाजी का त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था। तो याद कर लीजिएगा ज्योतिराव राव फूले। ज्योतिबा राव फूले प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले शिवाजी जयंती मनाना शुरू किया था। रायगढ़ किले में उनकी समाधि की खोज के बाद पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 1870 में मनाई गई थी। किसके द्वारा, ज्योतिराव फूले के द्वारा मनाई गई थी। कब मनाई गई थी, 1870 में मनाई गई थी। जो भी कैंडिडेट जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को याद करते जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 25 में से फ्रेंड्स 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते जाइएगा। हमने आपके पिछले शिफ्ट का सभी क्वेश्चन, आपके डेली शिफ्टों का एनालिसिस कराया था। अब हमें आइडिया है फ्रेंड्स किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टाइप के आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आर मुथु कन्नम जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए आर मुथु जो कन्नम्मल है फ्रेंड्स ये किस नृत्य से संबंधित है, किस डांस से संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथु कन्नम्मल को सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। और भारतीय राज्य तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सधीर नृत्यांगना है। तो एक किससे संबंधित है, किस नृत्य से हैं, तो सधीर नृत्य से हैं। तो सधीर नृत्य याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित सम्मानित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इसमें ऑप्शन कौन कौन सा देता है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा 2001 में लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न किसे मिला था 2001 में, लता मंगेशकर को मिला था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य कौन संबंधित नहीं है। तो भरतनाट्यम से कौन संबंधित नहीं है, जब आपको पता होगा कि भरतनाट्यम से कौन संबंधित है तब आप बता सकते हो कि इनसे संबंधित कौन नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स,
टी बाला सरस्वती, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, कमला बैजयंतीमाला, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही और रुक्मणी देवी अरविंदल, ये सभी जो हैं फ्रेंड्स भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अब इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में दिखेगा वो आपका जो है भरतनाट्यम से संबंधित नहीं होगा। तो सीधा सीधा याद कर लीजिएगा भरतनाट्यम से कौन संबंधित है। आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है मृणालिनी साराभाई का, यामिनी कृष्णमूर्ति का, रुक्मणी देवी अरविंदल का, तो सोनल मानसिंह का। ये 4 ऑप्शन आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये चारों लोग जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अधिकतम पदक किस राज्य ने जीता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने हासिल किया था। तो याद कर लो, अगर नहीं पता है तो 4 जून से 14 जून 2022 तक चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था इसको भी याद रखिएगा। हरियाणा जो है 4 से 14 जून 2022 तक चले खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में मेजबान हरियाणा ने 137 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीत लिया। हरियाणा ने 52 स्वर्ण और 39 रजत और 46 कांस्य पदक के साथ कुल 137 पदक जीते थे। तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अधिकतम पदक किसने जीता था। तो फ्रेंड्स याद कर लो, हरियाणा राज्य ने जीता था। तो हरियाणा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितने पदक टोटल जीते थे, 137 पदक। अगर गोल्ड की बात किया जाए तो 52 गोल्ड मेडल, 39 रजत पदक, 46 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर के 135 पदक हरियाणा राज्य ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, इसको आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। खाद्य संरक्षण की विभिन्न तकनीकें जैसे रसायनों, नमक, सिरका, चीनी, तेल आदि का उपयोग करना एक गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है जो बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बनाया जाता है। तो इसको यूज करने के लिए बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेंड्स यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो बताइएगा कि पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। आपको हम बता देते हैं, भारत में जूट का प्रथम कारखाना सन 1859 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्री रामपुर के निकट स्थापित किया था। तो याद कर लो कहाँ गया था, बंगाल में श्री रामपुर के निकट 1859 में एक मिल स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1976 में संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं जोड़ा गया था। आपको बता दें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय को संविधान में प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। किसे नहीं जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय को संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड से है कि ब्लैक सॉइल किसे कहा जाता है। ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी किसे कहते हैं या फिर यह कहाँ पाई जाती है, इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। आपको बता दें, काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टेटिनीफेरस, मैग्नाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। तो यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको याद कर लो। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में अधिकतम पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एटीएम इज इक्वल टू कितना बार होता है। आपको पता है तो बताइए कितना बार होता है। एक एटीएम बराबर कितना बार। अब कई कैंडिडेट को बार ही नहीं पता होगा कि बार क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि मानक एटमॉस्फेयर जो होता है जिसे एटीएम द्वारा चिन्हित किया जाता है, तो इसका मतलब हो गया मानक एटमॉस्फेयर। तो एक मानक एटमॉस्फेयर बराबर कितना बार होता है, तो फ्रेंड्स याद रखना 1.013 के अप्रॉक्स जो है इतना बार होता है एक एटीएम बराबर, यानी एक मानक एटमॉस्फेयर बराबर। तो मानक एटमॉस्फेयर जिसे एटीएम द्वारा चिन्हित करा जाता है दाब की एक मापन इकाई है। एक एटीएम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है कि 1.01325 बार इसका मान होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A संविधान में कब लागू हुआ था। तो डायरेक्ट एक शब्दों में इसका आंसर बताइएगा अगर आपको पता है। नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A को संविधान में समाविष्ट किया गया था।
था। तो अनुच्छेद 51A संविधान में कब लागू हुआ था? 1976 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए एक शब्द में इसका आंसर देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 अगर आपको पता था तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर अनुच्छेद 32 बिल्कुल होगा सही। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास कीजिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल 2022 की बात करते हैं, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, 23 कांस्य पदक शामिल था। तो याद कर लीजिए कितने पदक जीते थे? 61 पदक। अगर स्वर्ण पदक की बात किया जाए तो 22, रजत की बात किया जाए तो 16, कांस्य की बात किया जाए तो 23 पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब शुरू हुआ था? अब बताइएगा पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ था? नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला संस्करण 1896 में एथेंस यानी ग्रीस में, और पहला ओलंपिक शीतकालीन खेल 1924 में यानी फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो इसमें कौन सा पूछा गया है? आपका ग्रीष्मकालीन पूछा गया है, तो 1896 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं जो 2023 में हुई थी, इसके विजेता टीम कौन सी है? तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया था। इसके साथ ही यह टीम पिछले 3 सीजन में दूसरी बार चैंपियन बनी है। कौन सी टीम बनी है? सौराष्ट्र टीम बनी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि हेमा मालिनी को पद्म अवार्ड कब दिया गया था? अब बताइएगा फ्रेंड्स कि हेमा मालिनी को पद्म अवार्ड कब मिला? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो। ड्रीम गर्ल के नाम से इन्हें हेमा मालिनी को जाना जाता है, इसको भी याद रखना। मशहूर हेमा मालिनी को सन 2000 में भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था। तो पद्म श्री हेमा मालिनी को कब मिला था? सन 2000 में मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ड्रीम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हेमा मालिनी को जाना जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं। सही से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि 25 में से आपके 10 सही हुए, 15 सही हुए, 20 सही हुए, कितने सही हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके जीएस का डेली प्रैक्टिस करते जाइएगा। आपको एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।